Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for microorganism friends or foe. Foe मतलब दुश्मन, friend मतलब दोस्त, आपको पता ही है. It is a chapter of class 8 science. Uh, this is the chapter, my dear students. In this chapter we'll study about microorganism. आपने काफ़ी टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स आपने देखे हैं. बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी देखे हैं जो नॉर्मली आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते. माइक्रो माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶. ऐसे ही माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के काम आएगा. तो वो 10⁶ टाइम उनकी पिक्स को मैग्नीफाई कर देगा, ये ध्यान रखना. तो कई ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हीं को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है वो स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसकी सरफेस पे आप ग्रेइश वाइट पैचेस देख सकते हैं. अगर इन पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि कन्वेक्स लेंस के थ्रू देखेंगे तो आप छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ठीक है. अब आप बताइए ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए हैं, ये सब आप सोचिए. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी 2.1 मैं चाहूंगा आप रीड करें एक बार. एक्टिविटी 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो इस एक्टिविटी में ध्यान से देखिए. आपको थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी फील्ड से लानी है और उसे बीकर में रख देना और उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना है. तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल अप हो जाएंगे. तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर बीकर से माइक्रोस्कोप पे आपने डालनी है और उसे मैग्नीफाई करके देखना है, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे. ठीक है. बायो लैब में अगर आप विजिट करेंगे वहां पर माइक्रोस्कोप पड़ा भी होता है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माइक्रोस्कोप का काम क्या, 10⁶ टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है. ठीक है. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, उन्हें ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के थ्रू. तो आप टाइनी ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए देख सकते हैं. ये सारी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगता है कि जो वाटर और सॉइल है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरे पड़े, लेकिन उनमें से सभी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं. ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि आप इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. इनमें से कई ऐसे हैं जैसे कि फंगस जो ब्रेड पे ग्रो करती है, सॉरी, उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं. लेकिन कई ऐसे हैं उन्हें आप माइक्रोस्कोप की हेल्प के बगैर नहीं देख पाएंगे. इसी वजह से तो इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने मोटा मोटा 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है. ये ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे. एल्गे यानी काई. ये सबसे फर्स्ट लिविंग क्रिएचर थे अर्थ पे, राइट. इनमें से कई कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा. फिगर 2.1 से 2.4 में आप देख सकते हैं. वायरस, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट, मतलब जिस पर ये घर बनाएंगे अपना, जैसे ह्यूमन बॉडी या कोई एनिमल, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ये कोई बैक्टीरियम हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है. अभी कई वायरस की पिक्चर हम आपको दिखाएंगे. कई कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि कोल्ड, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा या अधिकतर कफ, ये भी वायरसेस के द्वारा ही कॉज्ड होते हैं. पोलियो, जिसमें आपने देखा टांगे खराब हो जाती हैं, चल नहीं पाता है जिस व्यक्ति को पोलियो ढंग से. कई सीरियस डिसीजेस जैसे कि पोलियो,
या चिकन पॉक्स, ये भी वायरसेस के द्वारा ही कॉज होती है। डिसीजेस जैसे कि डायसेंट्री, इसमें लूज मोशंस लग जाते हैं, राइट। मलेरिया, ये सब प्रोटोजुआ के द्वारा कॉज होते हैं। जबकि टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये बैक्टीरिया के द्वारा। तो हर डिसीज का अलग अलग कॉज है, कोई बैक्टीरिया के द्वारा है, कोई प्रोटोजुआ के द्वारा है, कोई वायरस के द्वारा है। तो ये सब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनसीईआरटी में ही है, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की पिक्स आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कैल्मोडायनमो और स्पायरोगायरा, इनकी पिक्स आप देख सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, राइट। ब्रेड मोल्ड, जो मैंने बताया था बारिशों में ब्रेड के दिनों पर आ जाता है। पेंसिलियम और एस्पेरिगियस, ये कुछ फंगाई के टाइप से पिक्स में आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर है। ये सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कई तो एल्गे होते हैं बेटा और कई प्रोटोजुआ होते हैं। वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मल्टी मतलब मैनी, सिंगल मतलब एक ही सेल, ठीक है। जैसे कि एल्गे और फंगाई, ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो अंटार्कटिका, या हॉट स्प्रिंग्स अफ्रीका के, या डेजर्ट हो कोई, राइट। और डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड, मार्शी मतलब दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो इन साइड, ये एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं और ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं। कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और हमारी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में। कई तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कई जो हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और डिसीजेस भी कॉज करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि अब मैं बात करूंगा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि कर्ड यानी कि दही की प्रिपरेशन में, ब्रेड और केक की प्रिपरेशन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अल्कोहल की प्रिपरेशन में, मोलेसिस से, मोलेसिस होता है गन्ने का जो रस निकल जाता है ना और जो सब्सटेंस बच जाता है रेजिड्यू, उसे कहते हैं मोलेसिस। उससे भी शुगर बनाया जाता है, ये अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना। वीट से भी बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इन सब में भी किसका रोल है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, एनिमल का रिमेन्स, फेसेस, एक्सक्रेटा, ठीक है, उन्हें ब्रोक डाउन किया जाता है हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में बैक्टीरिया के द्वारा। ये जो बैक्टीरिया है ये मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी काम में आता है, और एग्रीकल्चर के अंदर ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। ये सब आप चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये सब। अब क्वेश्चन आता है कि कर्ड और ब्रेड आपने दही के लिए देखा होगा, दही के लिए थोड़ा सा ही उसी का पार्ट की जरूरत पड़ती है, नई दही भी जमानी है तो। ये सब आपने देखा है कि मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया ही कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहेली एक क्वेश्चन पूछ रही है, आप पढ़ेंगे वाला। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. देखिए कई बार आपने अगर दही नई फ्रेश बनानी है तो गरम मिल्क में आपको दही ऐड करने पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। उसे मतलब हमारी नॉर्मल भाषा में कहते हैं खट्टा ऐड कर दो, तो वो दही ऐड करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो कर्ड के अंदर आपको पता है काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इनमें से बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस ये प्रमोट करता है। कौन कौन से हैं, बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस,
ये कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये मल्टीप्लाई करता है, मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। तो याद रखना बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस, अंडरलाइन करते रहिए साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट लाइन से। एक पेंसिल हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। बैक्टीरिया चीज बनाने में के काम में भी आता है, आपको पता ही है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। देखिए कर्ड के अंदर मैंने बताया बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस सॉरी जो है वो प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन को, मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता है और कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। इसके अलावा चीज बनाने में भी बैक्टीरिया काम में आता है, पिकल यानी अचार बनाने में और बहुत सारे फूड आइटम बनाने में। एक और इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है रावा, जिसे सूजी कहते हैं, सूजी कहते हैं वैसे हैं हिंदी में। इडली और भटूरों में भी ये काम में आता है, ठीक है ना। ये भी कर्ड के फॉर्म है। आप ये बता सकते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं वो भी फर्मेंटेशन में राइस इडली और डोसा बैटर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं चाहूँगा आप एक्टिविटी 2.3 रीड करें। Take half kg flour, atta or maida. Add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? तो ध्यान से देखिए क्लास, इस एक्टिविटी में आपको आधा किलो आटा लेना है या मैदा लेना है, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है और वार्म वाटर उसमें मिक्स अप कर देना है। फिर उसमें ईस्ट का पाउडर आपको इजीली मिल जाएगा, वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और एक सॉफ्ट डो बना लेना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे 2 घंटे में, और क्या आपने देखा कि डो जो है वो राइज हो जाएगा या रेज मैदा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यीस्ट जो है वो लगातार रिप्रोड्यूस करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेशन के दौरान। जो बबल्स होंगे इसी गैस के, वो उस डो के अंदर फिल हो जाएंगे और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग इंडस्ट्री मतलब ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में ये यूज होता है। वैसे ही आपको पता है CO2 जहाँ रैपिडली एवोल्यूट होती है उसे ब्रिस्क एफरवेसेंस भी कहा जाता है केमिस्ट्री में, ब्रिस्क एफरवेसेंस, राइट। अब बात करेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में, वाइन में और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर में यूज किए जाते हैं। विनेगर का आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, CH3COOH होता है, राइट, CH3COOH। और मतलब विनेगर यानी ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। और आपको पता होना चाहिए विनेगर होता क्या है, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। आई रिपीट, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर यानी सिरका, सिरके वाले प्याज खाए होंगे। विनेगर इजीली आपकी किचन में मिलने वाला मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में अल्कोहल और वाइन के काम में आती है। और इस पर्पस के लिए जो ईस्ट जो है उसे नेचुरल शुगर्स के द्वारा ही बनाया जाता है, जो ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस में। अब मैं चाहूंगा आप एक्टिविटी 2.4 रीड करें। Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 water. Dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? देखिए आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, 500 ml बीकर को फिल कर देना है, उसका 75% जो है उसमें पानी ऐड कर देना है। उसके बाद उसमें 2 से 3 टीस्पून शुगर ऐड करनी है। और इसके अलावा आपको, मैं आपको जरा 1 मिनट जूम इन करके दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकेंड। उसके अलावा उसमें लगभग आधा चम्मच आप ईस्ट पाउडर ऐड कर दीजिए शुगर सॉल्यूशन में।
और इसको कवर्ड रखना है वार्म प्लेस में 4 से 5 घंटे। अगर आप स्मेल करेंगे इस सॉल्यूशन को तो आपको डेफिनेटली स्मेल आएगी, और ये स्मेल किसकी आएगी? अल्कोहल की होगी। ठीक है, क्योंकि शुगर से भी अल्कोहल बना सकते हैं, और जो आपकी शुगर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है। और ये जो यीस्ट वगैरह ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो उस रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अंडरलाइन कीजिए। लुइस पैस्चर जो थे इन्होंने फर्मेंटेशन 1857 में ये डिस्कवर की थी, राइट? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे पहले फर्मेंटेट करके नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि कुछ इंडियन उसमें पुराने मेथड भी हैं अल्कोहल बनाने के, राइट? तभी मैंने ये वर्ड यूज़ किया। मेडिसिनल यूज़ की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, देखिए कई बार आपने देखा जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। ये जो है इन मेडिसिन का जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ये मेडिसिन या तो किल कर देंगी या स्टॉप कर देंगी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। ऐसी मेडिसिन को ही हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और आजकल की डेट में बहुत सारे तरीके की एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, और बैक्टीरिया के द्वारा जो है प्रोड्यूस भी की जाती हैं, राइट? ये आप ध्यान में रखना। और फंगाई के द्वारा, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पर वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड उनके कल्चर प्लेट्स में उन्होंने इसके बारे में फाइंड आउट किया और ऑब्जर्व किया कि ये जो मोल्ड है ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को, और इसके अलावा ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया को किल भी कर देता है। और यहीं से इन्होंने मोल्ड पेनिसिलिन प्रिपेयर की थी, राइट? ये ध्यान रखिएगा। तो कई कॉमन एंटीबायोटिक्स के मैंने आपको नाम भी बताए, वो फंगाई और बैक्टीरिया से ही डेवलप होती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स जो हैं मिक्सअप भी की जाती हैं लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के साथ, ताकि माइक्रोबल इन्फेक्शन को एनिमल्स में चेक किया जा सके। और इसके अलावा काफ़ी सारी प्लांट की डिसीजेस को भी स्टडी करने में काम आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये बात याद रखें कि एंटीबायोटिक्स आपको खुद से नहीं लेनी जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस ना करे। आपको डॉक्टर के द्वारा जो 3 दिन का पूरा कोर्स प्रेस्क्राइब किया जाता है वो भी लेना चाहिए। कई बार 2 दिन में लोग लेके सही हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स तब लेते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे, जब उसकी जरूरत भी नहीं है, या गलत डोज लेते हैं, तो उससे वो ड्रग लेस इफेक्टिव हो जाएगी, और अगर फ्यूचर में आप फीवर होगा आपको तो वो असर भी नहीं करेगी, राइट? तो जो एंटीबायोटिक्स हैं अननेसेसरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर सकती हैं, और एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होंगी कोल्ड और फ्लू के केसेस में, क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो है वो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। तो क्लास ये था हमारा पहला लेक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोका। जल्दी ही हम इसका दूसरा लेक्चर बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।